नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नो द लॉ कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट की। बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेकर तमाम दुविधाएं होती हैं। बायर्स लगातार कहते हैं कि बिल्डर ने जो लिख के दिया है उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता। हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए ML लाहौटी साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ बने हुए हैं, जो तमाम बिल्डर्स के मामले में, चाहे आम्रपाली हो, पार्श्वनाथ हो, तमाम बिल्डर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट पेश होते रहे और बायर्स को राहत दिलाते रहे। ML लाहौटी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते समय बायर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं इसके पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जहां तक बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, हमेशा बिल्डर हावी रहते हैं होम बायर्स पर, क्योंकि बिल्डर होते हैं सैकड़ों हजारों करोड़ के मालिक, और जो होम बायर होता है उसका फ्लैट होता है 30 लाख से लेके कोई 4-5 करोड़ तक। तो ये एक अपना प्राकृतिक दृष्टिकोण है कि जो आदमी बलवान या ताकतवर होता है वो दूसरे पर अपना सिक्का जमाने की या थोपने की कोशिश करता है जी। तो जहां तक बिल्डर बायर का प्रश्न है, उसमें भी यही हो रहा है। आज से नहीं, क्या जाने कब से हो रहा था। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 2011 में सबसे पहले हमारे देश में एक केस हम लोगों ने किया DLF के अगेंस्ट में, जो उस वक्त अपने देश का सबसे बड़ा बिल्डर था, या वो कहते थे कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े 8 या 10 बिल्डर हैं उनमें DLF का नाम था। और इन लोगों ने क्या कर रखा था, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया उसके अंदर सारे क्लोजेस उनके फेवर के थे। नंबर 1, उदाहरण के लिए, कि यदि बिल्डर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कर देता और उसके बाद किसी कारण से वो एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो पहला उनका बायर के ऊपर जो थोपा जाता था कि अर्नेस्ट मनी जो 10% मिनिमम होती है वो उनकी फॉरफिट हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते रहे कि जो बायर है वो एग्रीमेंट में कोई चेंज, कोई कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी क्लॉजेस हैं उनको चेंज करने का हक नहीं है। और उसके बाद लगातार इस टाइप के, जिनको हम एब्यूजिव क्लॉजेस कहते हैं, जैसे टाइम इज द एसेंस फॉर पेमेंट, अर्थात जो बायर है वो बाध्य है कि यदि 3 साल का पीरियड है, 3 साल में उसको पेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट का। एक दिन भी यदि वो कोई इंस्टॉलमेंट में देर करता है तो उसके ऊपर 18 या 24% ब्याज लगता है। किंतु यदि बिल्डर देर करता है, जो कि साधारणतः देखने में आया 2011 के बाद, तो वो या तो 5 रुपया पर मंथ पर स्क्वायर फीट होम बायर को देगा, जो करीबन 1.5% होते हैं, किंतु होम बायर को देना पड़ेगा 18 से 24%। उसके बाद ये भी बिल्डर करते थे कि हम यदि चाहें तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग प्लान है, लेआउट है, उसमें हम अपनी मन मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसमें हमको होम बायर का कोई कंसर्न नहीं चाहिए। और यदि हम 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए तो जो होम बायर है वो मात्र, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो वॉकआउट कर जाए, अर्थात वो जो बुक किया है वो छोड़ दे, किंतु उसके पैसे हम तब वापस करेंगे जब उसका जो फ्लैट है फिर हम बेच पाएंगे। इस प्रकार से जितने भी क्लोजेस थे वन साइडेड, और तो और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद भी बिल्डर ये कहता था कि इसकी जो मेंटेनेंस है, जो RWA वगैरह हैं, वो भी बिल्डर अभी अपने ही किसी भाई भतीजे को रख देता था कि आगे इसकी मेंटेनेंस भी इसी प्रकार से होगी। तो ये 4 या 5 क्लोजेस जो थे बहुत ही एब्यूजिव थे। लाहौटी साहब, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, लाहौटी साहब, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि बायर जिस समय एग्रीमेंट कर रहा हो, कोई भी बिल्डर हो, उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो बता दें। मैं विप्लव उस पर आ रहा हूं, किंतु 2 सेंटेंस में कहना चाहता हूं। DLF में आखिर क्या हुआ? DLF ने पहली चीज ये की कि 19 मंजिल बननी थी उनकी बेलेयर और पार्क प्लेस की, उन्होंने बिना होम बायर को बताए इसमें 10 मंजिलें ऐड कर दी। नंबर 1। नंबर 2, उनका जो प्रोजेक्ट था, चूंकि 10 मंजिल ऐड हो गई, तो उसके बाद
जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिले हो गया। ये बेलेर और पार्क प्लेस में भी नहीं, आज ही हम केस कर रहे थे मैंगलोनिया, डीएलएफ का एक बहुत भारी प्रोजेक्ट है, उसमें ये हुआ। और उसके बाद जब हम कंपटीशन कमीशन में गए तो 630 करोड़ रुपए की पेनल्टी डीएलएफ पर लगाई गई कि इस प्रकार से आप कैसे क्लोजेज चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का एक नया स्वरूप बिना होम बायर के कंसेंट के आप दे सकते हैं। दूसरी बात विप्लव यहाँ जानना जरूरी है, इसके बाद क्या हुआ, जब डीएलएफ का जजमेंट आया उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ये प्रश्न उठा और गवर्नमेंट ने रेरा कानून लागू किया। रेरा बहुत अच्छा कानून था पार्लियामेंट के द्वारा, किंतु अफसोस की बात है जितने भी स्टेट थे, खासकर हरियाणा, यूपी, इन्होंने पॉलिटिकल रीजन से इसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि आज ये टूथलेस टाइगर है, अर्थात रेरा का जो उद्देश्य था उसको प्राप्त नहीं कर पाए। उसका नतीजा क्या हुआ, आज हम भगवान जाने कितने केसेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम है यूनिटेड, जेपी जैसे बड़े बड़े केसेस हैं। उसके अलावा नेशनल कंज्यूमर फोरम में भरे हुए केसेस हैं, पार्सनाथ, रहेजा वगैरह, बीपीटीबी वगैरह के। अब आपका प्रश्न कि जो होम बायर है उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए। होम बायर को जहां एग्रीमेंट साइन करते हैं, अब चूंकि रेरा के माध्यम से ये जरूर कंट्रोल हो गया है, नंबर 1 कि यदि डिले प्रोजेक्ट, पहले तो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बिल्डर को और उसमें सब टाइमलाइन देनी पड़ती है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें वो उपलब्ध कराएगा, अर्थात फैसिलिटीज, एमिनिटीज, कितने फ्लैट्स हैं, कितने टावर हैं। और उसके बाद रेरा में जो सबसे अच्छी चीज हुई, हालांकि उनको उसको लागू करना बहुत असंभव सा है, कि यदि बिल्डर 18% ब्याज लेगा होम बायर के डिले के कारण, तो बिल्डर को उतना ही ब्याज होम बायर को भी देना पड़ेगा यदि बिल्डर प्रोजेक्ट लेट करता है। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि बिल्डर कोई भी एडवर्टाइजमेंट या ब्रोशर इशू नहीं कर सकता जब तक उसको सारे अप्रूवल और क्लियरेंस नहीं मिले। और तीसरा और आखिर, यदि बिल्डर किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है या जो पैसे बिल्डर लेता है, तो वो बिल्डर को उसका जो मेजर अमाउंट है वो बैंक में या एक पर्टिकुलर अकाउंट में रखना पड़ेगा और उसको समय टाइम टू टाइम बताना होगा कि उसमें से उस अकाउंट में कितने पैसे उसने निकाले और कितने खर्चे हुए। आज होम बायर को 4 या 5 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आज बिल्डर नंबर 1, क्या उसको सारे अप्रूवल हैं बिल्डिंग के, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे गुड़गांव में हो, कहीं भी क्यों नहीं हो, उसको अप्रूवल पूछने का हक है। वो कह सकता है कि मेरे को दिखाइए कि लोकल अथॉरिटी ने कहां-कहां आपको अप्रूवल दी है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह सकता है कि मैं जो पैसे दूंगा रेरा के हिसाब से मैं दूंगा 10% या 20%, जो भी उसमें लिखा हुआ है, वो पैसा आप कौन से अकाउंट के अंदर रखेंगे। नंबर 3, आपकी वेबसाइट पर मेरे को जानकारी मिलनी चाहिए कंस्ट्रक्शन क्या स्टेज है, कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है। नंबर 4, आपने जो जो क्वालिटी बोली है, बाथरूम फिटिंग है, टाइल है, जिस प्रकार की लकड़ियां इस्तेमाल होनी, अर्थात हर प्रकार की चीज का पूरा विवरण होम बायर को उनसे लेना चाहिए। नंबर 4, होम बायर को ये जरूर स्ट्रिक्टली करना चाहिए कि प्रोजेक्ट का जो जिसको माइलस्टोन कहते हैं कि 3 महीने में कितना बनेगा, 6 महीने में कितना बनेगा, वो स्टेजेस होम बायर को उससे जरूर लेनी चाहिए। और उसके बाद होम बायर को और जो भी इस टाइप के कोई क्लोजेस हों जिसमें सिर्फ होम बायर के विरुद्ध में एग्रीमेंट जाता हो और बिल्डर के फेवर में जो भी क्लोजेस जाते हों, उनके ऊपर साइन करने से इनकार कर देना चाहिए। आज जब बेलेर के जजमेंट के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने भी आम्रपाली वगैरह में जो केसेस मैं कर रहा हूं, उनके अंदर जो भी गाइडलाइन या डायरेक्शन दिए हैं, बहुत सारे केसेस हैं इस पिछले 1 साल में। सुप्रीम कोर्ट के पायनियर वगैरह के जजमेंट है, कोलकाता वेस्ट साइड में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि वन साइडेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता, नहीं चलेगा सर। तो सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है तो होम बायर को आज पूरा हक है
कि वन साइडेड कोई भी क्लोज यदि एग्रीमेंट में हो तो उसको साइन करने से ना करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, दाऊदी साहब, अब मुझे ये बताइए कि होम बायर ने पूरी सावधानी के साथ बायर बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया, फिर भी बिल्डर उस एग्रीमेंट को अगर नहीं मान रहा है तो उसके पास क्या रास्ता होगा? देखिए, यही एक बहुत बड़ी हमारी कमी है, खामी है हमारे कानून की। आज आपको मालूम है कि हम कितने केसेस कर रहे हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम के अंदर, एनसीएलटी के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी सावधानी बरतने के बाद भी जो बिल्डर है वो फ्रॉड, चीटिंग होम बायर के साथ करता है। अब देखिए, जेपी में करीबन 30,000 हैं, यूनिटेक में 16,000 के लगभग, और आम्रपाली में तो 42,000 से ज्यादा होम बायर है। दर दर भटक रहे हैं। जेपी स्पोर्ट सिटी की हालत देखिए। बाकी बहुत प्रोजेक्ट है का जिक्र मैं नहीं करता, वो क्यों भटक रहे हैं। उनको 2006 में कब्जा मिलना था या 2008 में मिलना था। आज 10-10, 12-12 साल लेट हो गए। तो अल्टीमेटली उनके पास रास्ता एक ही है कि उनको कोर्ट जाना पड़ता है, नेशनल कंज्यूमर फोरम या एनसीएलटी या सुप्रीम कोर्ट। और वो उनकी एक व्यवस्था है, एक लाचार परिस्थिति है जिसको देखकर बहुत दुखद होता है कि होम बायर बेचारे एग्रीमेंट होने के बाद भी जब बिल्डर एग्रीमेंट का पालन नहीं करता है तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खाने पड़ते हैं। के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी लाहौटी साहब, अब मेरा अंतिम सवाल, अगर किसी के साथ अगर ये ऐसा हो चुका है और वो कोर्ट में जाता है तो ये कितना समय लगता है उसे राहत मिलने में? देखिए, प्रारंभ के अंदर यदि नेशनल कंज्यूमर फोरम या मिनिमम 1 करोड़ का पहले नियम था कि 1 करोड़ का वैल्यूएशन हो तो आप दिल्ली में जो नेशनल कंज्यूमर फोरम उसमें आ सकते हैं। अब सरकार ने क्या जाने क्या सोचकर उसको 10 करोड़ की लिमिट कर दी। तो 10 करोड़ के ऊपर यदि ग्रुप बनाकर रजिस्टर्ड एसोसिएशन के माध्यम से जाते हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम में तो कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाते हैं पूरे केस का निर्णय में। किंतु नेशनल कंज्यूमर फोरम का एक ही फायदा है कि उसके बाद एक ही अपील होती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा समय नहीं लगता, कोई हाई कोर्ट वगैरह बीच में नहीं आते। उसके अलावा कुछ केसेस में हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, जैसे आम्रपाली तो बहुत बड़ा उदाहरण है। किंतु ये जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सब केस को डायरेक्टली एडमिट करे, इसलिए ज्यादा चांस रहना चाहिए नेशनल कंज्यूमर फोरम में। 2 या 3 साल का पीरियड होता है, या एनसीएलटी के अंदर भी। एनसीएलटी में इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि वहां समय सीमा बनाई हुई है, 18 महीने मैक्सिमम समय सीमा है, उसके अंदर ये हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया एमएल लाहौटी साहब, आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छी आपने एग्रीमेंट को लेकर बात बताई। हमारा इसी वीडियो में नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल चल रहा है। आपको अगर एमएल लाहौटी साहब से किसी भी तरह की कोई सलाह लेनी है तो इस फोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से आप बात कर सकते हैं। लाहौटी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।